बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, पटना के बांकीपुर में उपचुनाव, और एक चुनाव वहां हो रहा है मध्य प्रदेश में। वहां भी आप जानते हैं दोनों तरफ बवाल मचा था, और अब बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में क्या चल रहा है, वहां का सूरत क्या हाल क्या है, ये भी हमारे साथी पटना से जुड़ेंगे तो वो बताएंगे। लेकिन इधर संसद में क्या चल रहा है ये जानकारी हमारे साथी समीर जी आपको देंगे, और भी बहुत कुछ। समीर जी, ओवर टू यू। राजीव जी, और संसद में क्या कुछ चल रहा है? संसद में आप इस मुद्दा है, और वो है गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ वहां दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको बर्बरतापूर्वक उन पर हमला किया, और इसके अलावा इस पर जवाब भी दें और इस्तीफा दें, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की है। ये मामला तो आज सुबह प्रश्नकाल में जब लोकसभा में उठा तो तुरंत ही उसी तरीके से फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, और 2 बजे तक के लिए अब 2 बजे फिर असेंबल होगी लोकसभा। राज्यसभा में भी यहाँ पर विपक्ष ने वॉकआउट किया है, तो राज्यसभा में भी कार्यवाही नहीं चल रही है। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर आखिर सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? संसद में आ क्यों नहीं रहे हैं? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल यहां बना हुआ है, और मुझे लगता है अमलेंदु जी कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा सदन की कार्यवाही शायद ही चल पाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से देश के उन युवाओं और छात्रों के ऊपर ये हमला किया गया है जो यहां पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। यानी देश को एक पुलिस तंत्र में तब्दील करने की ये कोशिश की जा रही है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? ये जवाब तो देना पड़ेगा, और यही जवाब संसद में सरकार से मांगा जा रहा है। बिल्कुल 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 समीर जी, सरकार से यही जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर अमित शाह जो है वो गायब क्यों हैं। और आज तो प्रमुख तिवारी ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि भाई हम उनसे उन्हें अपने घर पर थोड़ी बुला रहे हैं। वो गृह मंत्री हैं सदन में, तो उनको आने चाहिए, क्यों नहीं आने सदन में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री गायब है, चलो ठीक है, रील बनाने में व्यस्त है, अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे? हो तो रील भी नहीं बनाते, कल भी हम लोगों ने कहा था। तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? रील वो नहीं बनाते, विदेश यात्रा पर वो नहीं जाते, घूमने फिरने वो कहीं नहीं जाते, तो किस काम पे लगे हुए हैं? आखिर बताया जाए कि मतलब सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही है अमलेंदु जी। जब सदन चल रहा हो तो चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हो, मंत्री हो, चाहे विपक्ष के सांसद हो, उनके लिए सबसे जरूरी काम होता है सदन में आना है। और सदन में किसी वजह से इमरजेंसी है, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस तरह से वहां पर गैर मौजूदगी सवाल उठाएगी, और वो भी तब जब आप सीधे सीधे घिरे हुए हैं छात्रों पर प्रदर्शन को लेकर। क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने वो भी सुनेंगे, लेकिन जिस तरीके से संसद में प्रदर्शन चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की, उनसे इस पर वक्तव्य देने की मांग की जा रही है, उसको लेकर यह सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या जवाब नहीं है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं संसद में। संसद परिसर में उन पर विपक्ष ने उन पर नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की, और सवाल भी पूछा कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखते हैं एक बार उन प्रदर्शन की उन तस्वीरों को भी, उसके बाद सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं गृह मंत्री के न आने को लेकर। प्रदर्शन वहां पर लाठीचार्ज का, हमला करने का ये आदेश किसने दिया? और सवाल ये भी है कि आखिर वहां सादी वर्दी में छात्रों पर पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ हमला करने वाले कौन थे? तो ये सवाल बना हुआ है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही संसद से बाहर हैं। मानसून सत्र चल रहा है, मांग की जा रही है कि आए वक्तव्य दें, लेकिन वहां पर नहीं वो पहुंच रहे हैं। और अभी तक शायद लोकसभा स्पीकर भी ये नहीं जान पाए कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि आ क्यों नहीं रहे हैं, या हम उनको बुलाएंगे या हम उनसे वक्तव्य देने को कहेंगे।
नहीं, ये तो चिंता होनी चाहिए। ये तो स्पीकर साहब को कि गृह मंत्री अगर गायब है और सदन में नहीं आ पा रहा है, कोई सूचना नहीं है कहाँ है, तो ये स्पीकर को चिंता क्यों नहीं हो रही है कि गृह मंत्री नहीं है? भाई दोनों सदनों के जो स्पीकर और जो सभापति हैं उनको ये चिंता होनी चाहिए गृह मंत्री कहाँ गायब है। चलिए प्रधानमंत्री से तो होता रहता होगा संपर्क, लेकिन गृह मंत्री से थोड़ी होता होगा संपर्क इनका, तो इन्हें चिंता होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री से पूछें कि कहाँ है भाई, क्यों नहीं आ रहे हैं, तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, लूज मोशन हो गए, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं सदन में, ये तो बताया जाए। तो अब कुछ पता ही नहीं है कि है कहाँ कहाँ नहीं है। अब विपक्ष पूछा है कि सदन में क्यों नहीं आ रहे हो, अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि हम तो उन्हें संसद में आने को कह रहे हैं, घर पर थोड़ी बुला रहे हैं अपने भाई, संसद में तो उन्हें आना ही चाहिए, संसद से गायब क्यों आखिर क्यों है? सुन लेते हैं जी, बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। और गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर वो बयान दे ना दे वो अलग मुद्दा है, लेकिन संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, क्या कहा उन्होंने राज्यसभा में। हम अपनी बात क्या रखेंगे जब है ना तिवारी जी, if they take point of their seats, then what do you want to say? सर मैं आपकी परमिशन, You are on a point of order. आर्टिकल 75, No, are you on a point of order? आर्टिकल 75 आप बता दीजिए। सर मेरा कहना है सामान्यतः मंत्रीगण, प्रधानमंत्री जन सब सदन के प्रति उत्तर दें। हम गृह मंत्री को सदन में बुला रहे हैं, कहीं उनको अपने घर तो नहीं बुला रहे हैं, सदन में तो उनको ऐसे ही आना चाहिए। और अगर बात सैटेलाइट की हो तो जितेंद्र सिंह जी जवाब दें, अंतरिक्ष की बात हो तो जितेंद्र सिंह जवाब दें, लेकिन जब लाठी गोली चल रही हो तो उसका जवाब सिर्फ गृह मंत्री दे सकता है। और गृह मंत्री This point you have already raised. अगर गृह मंत्री नहीं आते raised by सदन का honorable member is not related to the list of business. This is not related to the listed business. So I am calling Shriman Dorji Sharing Lepcha ji. Honorable Chairman, sir, I rise to highlight the urgent need for structured building and तो ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। हम उनको कोई अपने यहाँ घर पर निमंत्रण के लिए नहीं बुला रहे हैं। संसद में आना और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना और उनसे जो सवाल पूछा जा रहा है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि वो उस सवाल का जवाब दें। वो बिना सवाल के जवाब दिए उससे मुकर नहीं सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से वहाँ एक के बाद एक तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाने के लिए क्या कुछ कर रही थी दिल्ली पुलिस, उन सब का जवाब कौन देगा? उसके लिए गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना पड़ेगा और यही मांग कर रहा है विपक्ष। अब ये जवाब देने के लिए चाहे वो राज्यसभा के सभापति हो या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, अब इन दोनों के सामने भी बड़ी चुनौती है कि ये बुला पाते हैं कि नहीं बुला पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, बुला पाते हैं नहीं बुला पाते हैं, और इनके कहने से आते भी हैं कि नहीं आते हैं। अब बताया तो यह था कि कल अमित शाह थे वो मतलब संसद के अंदर तो थे, मतलब परिसर में थे, लेकिन इसमें नहीं पहुंचे, सदन हाउस में सदन में नहीं आए। तो भैया अगर वहां तक आप पहुंच गए तो वहां अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? तो क्या इनको भी डर लगता है प्रधानमंत्री की तरह महिला सांसदों से? इतने कमजोर तो नहीं थे हमारे गृह मंत्री, लौह पुरुष हैं, उनका जीवन ही उनका संदेश है। तो उनका जीवन ही अगर उनका संदेश और लौह पुरुष होने सदन से क्यों गायब हो जाना चाहिए? तो ये बड़ी चिंता जो है अमित शाह जी को लेकर व्यक्त की जा रही है कि आखिर क्या मसला है कि वो सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, क्या परेशानी है आखिर? तो ये स्पीकर को चिंता होनी चाहिए कि आखिर क्या परेशानी है। बिल्कुल, अब उनको अपनी परेशानी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं या उनके पास जवाब नहीं है, आखिर कोई तो वजह होगी कि वो नहीं आ पा रहे हैं, या ऐसा कुछ किया गया है उनके निर्देश पर दिल्ली पुलिस में, जो उनके निर्देश पर चूंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो वहां पर प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार हुआ है, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वहां पानी की बौछारें की गई हैं, वो सब कुछ गृह मंत्री के आदेश पर किए गए हैं। तो इसका जवाब नहीं है या फिर सदन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई न कोई तो वजह होगी। धर्मेंद्र यादव है, वो यहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, क्या कह रहे हैं अमित शाह के ना आने को लेकर? सुन लेते हैं उनको। सारे मुद्दे हैं और विपक्ष के सामने जो मुद्दे हैं, चाहे वो जिस तरह से गृह मंत्री जी का सवाल कल लीडर अपोजिशन ने उठाया और पूरे विपक्ष के लोगों ने उठाया, वो गंभीर मुद्दा, उनको आना चाहिए सदन में, जवाब देना चाहिए। 8 दिन का सदन की कार्रवाई बीतने के बावजूद वो सदन में नहीं आए। और जहां
लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हों, जहाँ लाठीचार्ज हुई हो, तमाम तरह की फायरिंग हुई हो, आंदोलन हुए हों, बच्चों पे मुकदमे लगे हों, उनको आगे जवाब देना चाहिए। और चंदा चोरी तो मैं समझता हूं जब तक चर्चा नहीं मौका मिलेगा हम समाजवादियों को अपनी बात रखने का और सदन में चर्चा करने का, तब तक ये मुद्दा हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। बड़ी बात और है, हमारे खिलाड़ी तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, ये हल्का मसला नहीं। यहाँ पर आप एंटी पेपर लीक को लेकर जो कानून में संशोधन कर रहे हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा मामला है कि आप प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर और युवाओं पर लाठियाँ बरसाई गई हैं, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको मारा पीटा गया है, और यही नहीं, उन पर हमले का कैसे षड्यंत्र रचा गया है, ये भी लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है, कौन लाठी बरसा रहा है, और दिल्ली पुलिस अगर जवाब दे भी रही है तो आपके अधीन काम कर रही है, उसने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे सवाल हैं जो ये देश जानना चाहता है। तो देश कैसे जानेगा, वो सांसदों के जरिए, संसद के जरिए ही जानेगा, गृह मंत्री जब बताएंगे। और नहीं गृह मंत्री बता पा रहे हैं तो फिर सीधे प्रधानमंत्री को आना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई तीसरा जिम्मेदार व्यक्ति संसद में नहीं है जो इस मामले पर बोले। और इसलिए भी समझिए, चूंकि दिल्ली का प्रशासन और दिल्ली की पुलिस और आरएएफ और सीआरपीएफ सीएपीएफ ये सब अमित शाह जी का विभाग है, तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी की। ऐसा नहीं है कि जितेंद्र सिंह जो है वो शिक्षा मंत्री का बिल पेश कर देंगे, उस पर बहस भी करा देंगे और जवाब भी दे देंगे, तो जितेंद्र सिंह ही यहाँ का जवाब दे दें। ये अमित शाह का है और अमित शाह को आकर जवाब दे देंगे तो जितेंद्र सिंह को आप गृह मंत्री बना दीजिए, वो तो उसके बाद वो जवाब देंगे। लेकिन अगर आप गृह मंत्री हैं तो इन सवालों का जवाब तो आप ही देंगे। बिल्कुल, इसीलिए जितेंद्र सिंह को जवाब नहीं देना है, जवाब अमित शाह को देना है। सदन में भी अमित शाह को ही आना है, जितेंद्र सिंह तो आ ही रहे सदन में। तो आ ही रहे, उनको क्या दिक्कत है। वो तो मतलब फ्री वाले जो मंत्री होते हैं वो हैं, वो राज्य मंत्री पीएमओ में मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है वो राज्य मंत्री हैं पीएमओ में, तो सारे काम वही देखते हैं, तो आ जाते हैं। तो लेकिन अमित शाह जी तो जिम्मेदार मंत्री हैं, सरकार में नंबर 2 बताए जाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि छद्म प्रधानमंत्री भी वही है, शैडो प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से कहा जाए तो वो हैं। तो अगर वो छद्म प्रधानमंत्री हैं तो अगर वही सदन से गायब हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर हमारा मतलब गृह मंत्री चला कहाँ गया। तो देश चिंतित है, तो गृह मंत्री जी को आना चाहिए सदन में, और सदन में आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। और ये केवल आरोप राहुल गांधी ने नहीं लगाए हैं कि ये वहां पर छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो गृह मंत्री के आदेश से की गई। वहां 22 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठी जो आईसा की अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि ये सारा का सारा जो वहां पर छात्रों के साथ जो कुछ किया गया वो गृह मंत्री के आदेश पर किया गया। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं नेहा बोरा, आईसा की जो अध्यक्ष है। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स आरएएफ ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विच हंट को कैरी आउट करने के लिए। द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री अमित शाह will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters. तो ये बिना गृह मंत्री अमित शाह की परमिशन के, बिना उनके निर्देश के ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये सीधा सीधा आरोप है। वहाँ 22 दिनों तक भूख हड़ताल पर रही आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा, उनके साथ उनके 4 और साथी रहे, और वो ये कह रहे हैं और इस तरीके के वहाँ कैसे वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ क्या कुछ किया है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं आ रहे, ये बड़ा सवाल है। यही संसद के बाहर भी पूछा जा रहा है, संसद के भीतर भी पूछा जा रहा है। भीतर पूछने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही और बाहर पूछने पर पुलिस भेज दी जा रही है। तो सदन में पूछेंगे तो सदन स्थगित और बाहर पूछेंगे तो पुलिस भेज दी जाएगी, वो भी बिना उसके नेम प्लेट के, बिना वर्दी के भेज दी जाएगी। और तो और सीपीआईएम का दफ्तर है वहां भेज दी गई, मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी जो उसके दफ्तर में पुलिस पहुंच जाए बिना वर्दी के। ये आप देखिए समीर जी, बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के।
तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये इसी को बताया था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये यही है मोदी जी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन राहुल गांधी ने, समीर जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सदन में भी सवाल उठाया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक पुलिस अत्याचार का विजुअल जारी करते हुए कोई 20 सेकंड का उन्होंने किया है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, और जो ये जंतर मंतर के बाहर जिस तरीके से वहां पर ये तस्वीरें हैं उनको दिखाया है। लिखा है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे छात्रों के खिलाफ हुई क्रूरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो ये लिख रहे हैं राहुल गांधी, जांच होनी चाहिए लेकिन जांच नहीं हो रही है। जांच होगी, संसद में बात होगी, तो ये सारी चीजें निकल कर आएंगी कि आखिर कौन थे वो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी, किसके आदेश पर वहां बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, छात्रों को कैसे आतंकवादी बताने की कोशिश की गई और उनसे आतंकवादियों के तरह से निपटने की कोशिश की गई, लेकिन और उनके खिलाफ केस डाल दिए गए। हालांकि केस अब वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे तथ्य तभी आएंगे जब यहां पर संसद में बात होगी या उच्च स्तरीय उसकी कोई निष्पक्ष जांच होगी। पर यह सब सरकार नहीं करा रही है, तो स्वाभाविक है फिर उस पर जो आशंका है, संदेह है, वो और संदेह और भी ज़्यादा पुख्ता होते चले जाएंगे। बिल्कुल समीर जी, ये संदेह और ज़्यादा पुख्ता होते चले जाएंगे। और अमित शाह के इस्तीफे की मांग केवल सदन के अंदर और जंतर मंतर पर ही नहीं उठ रही है समीर जी। अहमदाबाद, जहां से आते हैं गांधीनगर से अमित शाह जी जीत कर, वहां कल ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है और लंबे लंबे पोस्टर लगाए गए, अमित शाह इस्तीफा दो, और खूब नारेबाजी हुई है। किसने की है? यूथ कांग्रेस और NSUI ने। वो भी हम लोग देख सकते हैं, अहमदाबाद का विजुअल है समीर जी, कि किस तरीके से वहाँ भी नारे लग रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। जी बिल्कुल। तो अहमदाबाद से, यानी गृहनगर से और उनके अपने संसदीय क्षेत्र से, वहाँ से इस तरह के नारे लग रहे हैं। देखते हैं यूथ कांग्रेस ने किस तरह से प्रदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। अब धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा देंगे और संसद में उसी तरीके से अपना सम्मान कराएंगे जैसे धर्मेंद्र प्रधान का हुआ था? लेकिन वो दे या ना दे, लेकिन की मांग जबरदस्त तरीके से संसद में भी, संसद के बाहर और देश भर में हो रही है। अहमदाबाद की वो तस्वीरें देखते हैं, वहां पर यूथ कांग्रेस ने किस तरीके से कल प्रदर्शन किया है। ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। अमित शाह, ये देखते हैं एक बार इसको फुल स्क्रीन पर, किस तरह से वहां ये प्रदर्शन हो रहा है और इन पोस्टर्स पर, बैनर्स पर लिखा गया है। तो ये वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं अहमदाबाद में, और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, माफ़ी मांगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो संसद में आ ही नहीं रहे हैं। इस्तीफा कहाँ से देंगे? हालांकि इस्तीफा तो बाहर से भी दे सकते हैं, लेकिन संसद में आकर उन्हें बताना तो चाहिए कि आखिर दिल्ली पुलिस ने उनके आदेश पर किया या फिर दिल्ली पुलिस बिल्कुल बेलगाम है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, अगर दिल्ली पुलिस एकदम बेलगाम है, अपने उसने मर्जी से काम किया, तब भी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। या आपके बिना आदेश के अगर दिल्ली पुलिस इतना सब कर ले रही है और आके आपको कोई बता भी नहीं रहा कि किसने कर दिया, तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए, वरना फिर कार्रवाई करो उनके खिलाफ जिन्होंने किया। बिल्कुल भाई, आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। फिर अगर आपका आदेश का उल्लंघन हुआ और आपने आदेश नहीं दिया था, अपने आप ही आदेश जो है ग्रहण कर लिए दिल्ली पुलिस ने और DCP ने और मजिस्ट्रेट ने, तो अमित शाह जी का तो ये तो आदेश की अवहेलना हुई। बिल्कुल। अगर ऐसा उनके आदेश के बिना नहीं हुआ और अगर आपके आदेश से हुआ, तब भी आपको इस्तीफा देना। विपक्ष तो यही मांग कर रहा है। राहुल गांधी सीधी सीधी कह रहे हैं, 2 ही सवाल उन्होंने पूछे कि भाई आप बता दीजिए कि आपने दिए थे आदेश, नहीं दिए थे तो इस्तीफा मतलब किसने दिए फिर, आप दीजिए। और यही अखिलेश यादव ने भी कल कहा है, भाई अगर नेता विपक्ष कोई सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किया तो आप बता दीजिए किसने किया फिर, तो वो भी आप नहीं बता रहे हैं। क्योंकि दोनों सवाल ऐसे हैं कि दोनों सवाल में फंसते हमेशा ही हैं। हमेशा ही है, तो इससे अच्छा सोच रहे हैं कि हम आए ही ना। लेकिन कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और उनका बचाव करने के लिए वहां पर दूसरे मंत्रियों को, किरण रिजिजू को लगा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह के आदेश पर थोड़ी वहां पर लाठी चार्ज होता है, ये मजिस्ट्रेट करता है। तो आप बताइए किस मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया गया?
और ये भी बताएं कि अब तो मजिस्ट्रेट को बताएंगे, उसके बाद फिर होगा कि मजिस्ट्रेट को किस तरीके से क्या पैलेट गन से हमले करने के आदेश दिए गए थे, लाठीचार्ज के ही आदेश दिए थे, पानी का उसके ऊपर यानी डालने के आदेश दिए गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़ने के आदेश दिए थे, या उनको गोली मार देने के भी आदेश दिए गए थे। ये बताना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट ने किस स्तर के कार्रवाई के आदेश दिए थे। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर। लेकिन कहीं न कहीं अपने इस बयान को लेकर भी अब सरकार घिर गई है। किरेन रिजिजू ने जानबूझकर ये बात कही, अमित शाह को बचाने के लिए कही, या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जाने अनजाने उन्होंने फंसाने के लिए बात कही। उस पर भी बात करेंगे। पहले मणिक्कम टैगोर को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Rahul Gandhi, he has trapped himself by saying some misleading words in the parliament, and also he couldn't speak in a single word on paper. Like ऐसा. We feel sorry about Kiren Rijiju because he could not save Mr. Amit Shah's incompetence, because the leader of opposition Rahul Gandhi's speech was very clear. He asked who ordered the shooting on those children on 20th July. And the leader of opposition, Rahul Gandhi was very clear who ordered it. It is Home Minister. If he has not ordered it, who has ordered it? For there is no. कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर कि हमें किरेन रिजिजू पर अफसोस है क्योंकि वो अमित शाह की नाकामी को छिपा नहीं पाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण बहुत साफ था। उन्होंने पूछा कि 20 जुलाई को उन बच्चों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? क्या यह गृह मंत्री ने किया? अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो किसने दिया? उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो शोर मचा रहे थे। हमें किरेन रिजिजू पर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उन्हें अपने बॉस अमित शाह का बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा, जो पिछले 2 हफ्तों से सदन में नहीं आ रहे हैं। वो संसद भवन आते हैं, अपने केबिन में बैठते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। गोलीबारी के लिए वही जिम्मेदार हैं। छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण अलोकतांत्रिक तरीके से रोका गया, उन्हें अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया, और ये तो कई बार होता रहा है अमरेंदु जी। और कहना पड़ता है राहुल गांधी को, कल का भी जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि केवल बीजेपी के लोग ही बोले तो मैं बैठ जाता हूं। और ये बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं अमित शाह, ऐसा नहीं कि उनको कोई दिक्कत है या वो मेडिकल लीव पर है, किसी तरह की छुट्टी पर नहीं है, लेकिन वो केवल संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, केवल संसद से मुँह चुरा रहे हैं। इसलिए मुँह चुरा रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है छात्रों के ऊपर जिस तरीके की बर्बर घटना हुई है उसका जवाब देने के लिए। बिल्कुल समीर जी, इसका जवाब आखिर क्या देंगे? अमित शाह जी क्या जवाब दे सकते हैं इसका? ये तो पूछा जाएगा ना कि अमित शाह जी बताएं। अब शायद जो भी जवाब आएगा वो जवाब आएगा अमित शाह जी के खिलाफ ही, ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो दोनों जवाब जो है वो एक तरीके से खिलाफ जो है वो अमित शाह जी के ही आ रहे हैं। तो अमित शाह जी इसीलिए सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं, मतलब अपने केबिन में जाकर बैठते हैं लेकिन सदन में जाकर नहीं बैठते। मणिक्कम टैगोर यही सवाल उठा रहे हैं। और कल जिस तरीके से आगे आए किरेन रिजिजू, अब भाई अगर आपने कह दिया कि जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे सदन नहीं चलेगा, तो आपको सदन नहीं चलने देना चाहिए था। फिर जितेंद्र सिंह को नहीं आने देते बोलने के लिए। राहुल गांधी ने माफी भी नहीं मांगी, आपने राहुल गांधी को चैलेंज भी दे दिया कि सदन नहीं चलेगा, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, और सदन भी आपने चला लिया, बिल भी पास करा लिया। तो मतलब क्या पूरी बीजेपी अब इस पर तुल गई है कि अमित शाह की बेइज्जती करानी है? मुझे तो ऐसा ही लगता है समीर जी, क्योंकि कल जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने पहले अपने सांसदों को रोका कि भाई ये केवल इडियट निकाल दिया जाए इसमें से शब्द जो है, और उसके बाद हमारे सांसद खामोश हो जाए। तो पहले ये अब आपने उसका जिक्र किया तो मुझे याद आया, सोशल मीडिया बड़ी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का हम लोग भाषण सुनेंगे भी अगर होगा। ये इडियट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो अपनी एक संस्मरण सुना रहे थे कि जंतर मंतर पर क्या जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनमें कुछ लोगों ने मुलाकात की और ये बताया उनको। उन्होंने कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वो इडियट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्होंने नाम तो लिया नहीं, इनको कैसे पता कि वो उनके लिए इडियट का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? अब ये लोग ज्यादा जानते होंगे प्रधानमंत्री को, जाहिर बात है बीजेपी के सांसद ज्यादा जानते होंगे। राहुल गांधी नहीं जानते होंगे भाई, राहुल गांधी तो संसद में ही मिलते हैं, या कभी कभी वो जो मीटिंग हो जाती है चुनाव आयुक्त को चुनने की या सीबीआई चीफ चुनने की, उसमें तो कितनी देर मिलते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को क्या मालूम, लेकिन बीजेपी के सांसद तो मिलते हैं, जाके माला भी डालते हैं, और हर उसमें एनडीए के सांसदों की बैठक हो जाती है उसमें भी मिलते हैं, तो बहुत मिलना जुलना रहता है। तो बीजेपी के सांसद ज्यादा जानते होंगे तो इसीलिए चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी ने नहीं कहा, यही पवन खेला कहना कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इडियट का, नरेंद्र मोदी को इडियट का? मतलब खुद ही खड़े होकर हल्ला करने लगे कि मोदी जी को इडियट का, मोदी जी को इडियट का।
तो मोदी जी को ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन बीजेपी की सारे पूरी बीजेपी कह रही थी कि सांसद कह रहे। अच्छा, एक बात और राहुल गांधी का ये हम लोग सुनते हैं, उन्होंने कहा क्या था और किस तरीके से कहा, किसका नाम लिया है या नहीं लिया है। लेकिन अभी जो मणिकम टैगोर कह रहे थे अमलेंदु जी, उसमें एक लाइन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि किरेन रिजिजू अपने बॉस का बचाव कर रहे हैं। अब क्या गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि वहां पर जो सरकार में प्रधानमंत्री के अलावा बाकी सब मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वो सब उनकी सबकी हैसियत एक जैसी होती है, उसमें सारे जो है वो बराबर होते हैं, तो अमित शाह अब उनके कैसे बॉस हो गए हैं, ये मतलब बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान को भी कहा जा रहा है उनका स्वागत इसलिए हुआ क्योंकि वो अमित शाह के खास थे या अमित शाह उनके बॉस थे, यानी प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों के बॉस हैं या अमित शाह है या फिर ये दोनों बॉस हैं, बाकी सारे जो है वो उनके एम्प्लॉई हैं। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो मंत्री प्रधान थे ही। वो तो मंत्री प्रधान थे ही, तो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, मतलब मंत्री को इधर से उधर करना है। मंत्री आगे से लगा के पीछे लगाना है, पीछे से लगा के आगे लगाना है, तो यही था उनके में। तो केवल तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ही बॉस हो जाएं, लेकिन अभी तक तो तैयारियां यही है कि अमित शाह बॉस हैं। मोदी जी तो छुट्टी पर चले जाते हैं, हालांकि वो 18 घंटे काम करते हैं बिना थके हुए। तो एक जहाज में भी काम, हाँ, जहाज में भी काम करते रहते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं। दस्तखत भी करते हैं तो कागज से जो है एक मीटर ऊपर उठाकर कलम उनकी चलती रहती है, उस पर भी दस्तखत करते हुए, तो वो तो इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं। अमित शाह जी जो है अब उनकी जगह लेना चाहते हैं, तो ये बताया जाता है कि तो बीजेपी के अंदर भी कुछ चल रहा होगा समीर जी, पता नहीं क्या है बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। अमित शाह जी बॉस हैं कि कौन बॉस बनेगा। बीच में सुना था वो देवेंद्र फडणवीस जी थे, भाग के दिल्ली आ गए थे, तो ये लगा कि शायद वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब मणिकम टैगोर तो इशारा यही कर रहे हैं कि शायद अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सदन में तो आए हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि भाई आप संसदीय दल का नेता, आप बिना चुने बन सकते हैं प्रधानमंत्री, आपके अपने सांसदों के ऊपर है, लेकिन आप बिना संसद में आए कैसे आप मंत्री बने रहेंगे और बने रहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बहरहाल क्या कहा था राहुल गांधी ने और क्यों बीजेपी के लोग राहुल गांधी की उस बात को प्रधानमंत्री के ऊपर डाल रहे हैं, सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी को। Student, idiot, and andbhakt who follows the idiot. The student is someone who has an open mind. Who else is there? There is another group of people. They believe that knowledge emerges from inside them. They don't respect other people's truth. What do you call these people? Idiots. What about these idiots? They don't listen to anything anyone says. What's it? I'm not talking about that. And the idiot is trying to pretend he's God. He has to create this massive image. ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है, अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. These are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. अब ये यहाँ पर स्टूडेंट, इससे तो पूरी सरकार हिली ही है अमलेंदु जी। दूसरा शब्द इडियट, अब ये अचानक से शब्द आया। और तीसरा अंधभक्त, वो माना जाता है इधर बीच बड़ा पॉपुलर है पिछले 8-10 साल से कि वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ नाम किसी का नहीं था और उस पर किरेन रिजिजू आपत्ति करने लगे। तो ये राहुल गांधी भी हैरान थे कि भाई मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको कैसे पता कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही मानते हैं क्या उनको? हाँ, तो अब देखिए जिस तरह से खड़े होकर चिल्ला रहे थे उससे तो यही लगता है कि यही सब मानते होंगे इस बात को। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं है, आप क्यों मोदी जी को मान रहे हैं, इसका मतलब आप लोग मानते हैं मोदी जी को। तो यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने कहा ही नहीं है। और राहुल गांधी तो ओम बिरला से भी कहा कि भाई मैंने किसी को यील्ड नहीं किया, और आप बीच बीच में घुसा देते हैं किरेन रिजिजू को। तो ये उन्होंने साफ तौर पे कहा समीर जी। तो अब ये समझा जा सकता है कि बीजेपी बुरी तरीके से यहाँ फंसती हुई नजर आई। बिल्कुल, यहाँ इस मुद्दे पर यानी या गृह मंत्री अमित शाह वो बयान दें और इस्तीफा दें, उनके इस्तीफे की मांग इसलिए हो रही है, बयान देने की मांग कि आखिर जिम्मेदार कौन है छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने के लिए, उनको हमले, उनको मारने के लिए। बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए, अस्पतालों में हैं, और उनको एक तरीके से आतंकवादी बनाने की कोशिश जो की जा रही थी। षड्यंत्र यहाँ दिल्ली पुलिस कर रही थी, जो लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कैसे वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे ताकि उनको मारा जा सके, उनके ऊपर चलाया जा सके, और बाद में ये दोष उन छात्रों को दे दिया जाए जो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे हो रही थी, इनका जिम्मेदार कौन है, ये बयान दे गृह मंत्री अमित शाह, और अगर वही हैं तो फिर वो इस्तीफा दें।
और नहीं है तब भी इस्तीफा दें, क्योंकि अगर बिना उनकी जानकारी के दिल्ली में उनकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर उनके गृह मंत्री बने रहने का फ़ायदा क्या है। अब कितनी चीज़ों से आप मुंह मोड़ेंगे, चाहे यहाँ बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, पुलवामा जैसी घटना हो जाती है, मणिपुर जलता रहता है, आखिर कोई जिम्मेदार है कि नहीं है, यही सवाल पूछा जा रहा है। और यहाँ सरकार नकल कानून के लिए उसमें 2 संशोधन कर रही है और उसका ढिंढोरा पीट रही है कि ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन कदम होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 2 साल पहले भी ये कानून बना था, उस कानून के बनने के बाद 2 बार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, नीट की ही परीक्षा नहीं बल्कि कई और परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो ये सिस्टम कैसे सुधारा जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सिस्टम सुधारने की बात है और केवल इससे नहीं हो सकता। कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राणा, उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा कि इसका मतलब आपकी मंशा पेपर लीक रोकने की नहीं है। भाई सजा 1 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी तो उससे पेपर लीक रुक जाएगा क्या? पहले पकड़ में तो आए, पकड़ में आएगा, नहीं आएगा तो आपकी सीबीआई उसको क्लीन चिट दे देगी। क्लीन चिट दे देगी, पहुंचेगी नहीं। हाँ, पहुंचेगी नहीं, बिल्कुल कोर्ट में ही नहीं पहुंचेगी। और जब पहुंचने की बारी आएगी तब क्लीन चिट दे देगी। तो ये है, तो इसको लेकर लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आखिर दोषी केवल पेपर लीक माफिया नहीं है, उनके संरक्षक हैं, वो इसको उसके संरक्षक हैं। और राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, तो उस सवाल को लेकर अमित शाह को सदन में आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए। बिल्कुल, सुन लेते हैं रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हमले किए गए। वहाँ पर बिहार में AK-47 से गोलियां चलाई गई प्रदर्शनकारी छात्रों पर। आखिर ये सब किसके कहने पर हो रहा है, कोई इसका जिम्मेदार है भी या नहीं है? सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला को। राहुल गांधी कहते हैं किसी कीमत पे माफी नहीं मांगूंगा, सरकार कहती है माफी मांगना होगा। जो लोग हमारे बच्चों पर पैलेट गन्स चलाते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री देश के युवाओं पर कील गड़ी लाठियों से हमला करवाते हैं उनकी पुलिस द्वारा, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री जिनके बिहार में AK-47 से आपके एजेंसी ने भी दिखाया बच्चों पर गोलियां चलवाते हैं, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिन लोगों ने हमारे बच्चों के कपड़े फाड़े, लड़कियों के कपड़े फाड़े, जिन्होंने पुलिस से बच्चों को पिटवाया, वाटर कैनन और अश्रु गैस चलवाए, क्या उस गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए या उस गृह मंत्री को सदन से गायब हो जाना चाहिए? राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता माननीय खड़गे साहब और समूचा विपक्ष ये मांग रखेगा कि गृह मंत्री आए, क्षमा मांगे। जो बच्चों की आवाज उठाते हैं राहुल गांधी, वो क्यों माफी मांगे सच बोलने की? सच बोलने की माफी नहीं होती, सच बोलने का हमारा कर्तव्य और धर्म है जो हम निभा रहे हैं। और दोस्तों, केवल कानून बनाने से समस्या का हल हो जाएगा? संजीव मुखिया को, सीबीआई को आपने मुकदमा दिया, नीट 2024 का, उसको क्लीन चिट दे दी। असित वोरा जो गुजरात के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चीफ थे, उनके तत्वाधान में दर्जनों पेपर लीक हुए, परंतु बीजेपी की सरकार ने नहीं हटाया। एक आदमी पहले बिहार में पेपर बेचता है, पेपर लीक माफिया बन जाता है, फिर आप उसको CSIR का पेपर भी दे देते हैं और फिर आप उससे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी करवाते हैं। दोषी केवल पेपर लीक माफिया नहीं, उसके संरक्षक हैं और वो संरक्षक दुर्भाग्य से इस सरकार में बैठे हैं। इसलिए इस पेपर लीक बिल में खड़गे साहब हो या समूचे विपक्ष के हमारे साथी हो, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं। तो ये इस कानून से, कानून पहले भी था, नहीं रुकेगा। लेकिन ये जो गंभीर सवाल है कि उस पर कौन जिम्मेदार है। यहाँ पर AK-47 से बिहार में छात्रों पर हमले किए जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, यहाँ पैलेट गन से हमले किए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप वहाँ पर नारे लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही नारे लगाएंगे, विपक्ष के खिलाफ तो नारे लगाएंगे नहीं, मांग उनकी सरकार से है। तो केवल इस वजह से उनके ऊपर लाठी चला दी जाए, उनको मारा जाए, पीटा जाए, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी आकर मारे, ये सब क्या हो रहा है? यानी ये सब उस सरकार में नहीं हो सकता जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो और यहाँ पर एक व्यवस्थित तंत्र हो। आखिर इस तंत्र में कि इसको किसने हाईजैक कर रखा है, बहुत सारे सवाल उठते हैं अमलेंदु जी। ये एक ही सवाल नहीं कि प्रदर्शनकारी
छात्रों पर लाठी किसने चलाई, डंडे किसने चलाए, पेलेट गन किसने चलाए। आखिर ये सादी वर्दी का जो मामला है ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है कि क्या एक पैरेलल मिलिशिया तैयार की जा रही है। बिल्कुल 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 समीर जी, ये बिल्कुल पैरेलल मिलिशिया तैयार की जा रही है, यही जो है समझ में आता है समीर जी की ये पैरेलल मिलिशिया। और ये तो समीर जी जो लॉ है उसके अनुसार अगर आप बिना नेम प्लेट के और सिविल उसमें जाते हैं हथियार लेकर तो ये अपराध है। हथियार आप तभी उठाएंगे जब आपकी नेम प्लेट लगी होगी, पूरी वर्दी में आप होंगे। बिना वर्दी के हथियार नहीं उठा सकते। बिना वर्दी के हथियार उठाने पे वैसे ही है जैसे कि अलकायदा का आदमी है। और क्या, जैसे कि लश्कर तैयबा का आदमी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये समीर जी एक बड़ी जो है। लेकिन समीर जी किस तरीके से देश को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से कहा जाए कि इस पुलिस स्टेट के समर्थन में समीर जी मतलब अब पुलिस के जो आला अफसर हैं उनको तैयार किया जा रहा है कि गृह मंत्री को किसी भी तरीके से बचाओ और किसी भी तरीके से अब इसे पुलिस स्टेट को बनाओ। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह समीर जी, और कल उन्होंने एक सम्मान समारोह था सीआरपीएफ का, उसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसको हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये गंभीर चिंता का विषय समीर जी है वो जो कह रहे हैं कि किस तरीके से इसको पुलिस स्टेशन में बदला जा रहा है। यानी कोई भी पुलिसकर्मी किसी को भी गोली मार दे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसको बचा लिया जाएगा। एक तरीके से ये संदेश देना चाहते हैं शायद सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह साहब, वो समीर जी। बिल्कुल, उनको सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है और इसीलिए इस पर संसद में चर्चा की मांग हो रही है कि चर्चा भी हो और गृह मंत्री उस पर जवाब भी दे। आखिर ये क्या हो रहा है, इस देश को एक पुलिस तंत्र में ही नहीं, एक पुलिस तंत्र में तो तब्दील किया ही जा रहा है, एक पैरेलल मिलिशिया भी बनाई जा रही है जो पता ही नहीं चलेगा, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसको कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन आज अब ये नहीं समझ में आता कि ये सोच कितनी पुरानी है। सोच पुरानी ही होगी, यानी ये दिमाग में ये चीजें बहुत पहले से चल रही होंगी, तब शायद नहीं पता रहा होगा कि जगह जगह कैमरे भी होंगे और हर हाथ में लोगों के पास मोबाइल फोन भी होंगे। तो सुन लेते हैं पहले सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं वो। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। ये वहाँ डीजी है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, वो क्या कह रहे हैं उसको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये एक बहुत गंभीर मसला है, इसलिए संसद में पूरा विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर ये तब हो जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद का सामना ही नहीं कर रहे हैं। अब क्या वो जवाब देने के लिए अमलेंदु जी कोई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पूरी हो रही है कि कैसे तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं उनको नष्ट किया जाए, सबूतों को नष्ट किया जाए, क्या कुछ हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं अगर वो नहीं आ रहे हैं संसद में तो। बिल्कुल समीर जी, या वो इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है कोई आवश्यकता नहीं है सदन में आने की। अब जो बिल लाने थे उनका इंतजाम हो नहीं पाया 2/3 बहुमत का, तो अब फिर सदन को चलाने की आवश्यकता क्या है? हल्ला गुल्ला बीजेपी के सांसद करते रहेंगे, संसद ऐसी स्थगित करते रहेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे नहीं और उसके बाद फिर संसद स्थगित हो जाएगी। फिर अगले उसमें सत्र में देखा जाएगा। तो हो सकता है इस रणनीति पर काम इतने दिन के लिए तो बच ही जाएंगे और फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बस उनसे बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की मांग हो रही है और सरकार को मजबूर भी होना पड़ रहा है चर्चा के लिए। ये अलग बात है कि उस पर सरकार अपनी बात न माने, लेकिन सरकार एक्सपोज तो हो रही है। यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि सबको दंडित कर देगी, लेकिन एक्सपोज हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से एक
पुलिस स्टेट में तब्दील करने की इस देश को कोशिश हो रही है और उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसलिए क्योंकि न तो कोई जवाब दे रहा है और ना ही सवालों को ले रहा है, यानी सवालों को सुन रहा है। आप गृह मंत्री होते हुए इस पर इतना गंभीर मसला है, लेकिन इस पर आप संसद के भीतर आ ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इधर जो विधेयक लाया गया है, इस पेपर लीक कानून में संशोधन का विधेयक, इसको लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये ठीक है, संशोधन विधेयक है, लेकिन इससे पेपर लीक रुकने वाला नहीं। पेपर लीक रोकने के लिए यहाँ पर उस तंत्र को ख़त्म करना पड़ेगा जो तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें आप सज़ा 2 साल बढ़ा देंगे, जुर्माना आप बढ़ा देंगे, इससे नहीं रुकने वाला है। जो उसमें शामिल है, पहले उनको सज़ा मिले तो सज़ा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव है और अभी हाल फिलहाल जो 2024 का मुख्य अभियुक्त रहा अमलेंदु जी, उसको कैसे, संजीव मुखिया, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। ये पूरा हंगामा जिस समय मचा हुआ है उस दौरान, और उसके बाद जब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रधानमंत्री बनाते हैं, घोषणा करते हैं, इस इतनी महत्वपूर्ण घोषणा थी कि उसको बताने के लिए उनको रात में 12 बजे रील बनानी पड़ी। उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई का जो पैरवी करने वाला वकील है वो गया ही नहीं। हाँ, वो गया ही नहीं। और मोदी जी बता रहे हैं कि जेल में सड़ रहे हैं। हाँ, वो बाइज्जत बरी हो जा रहा है। 2024 के लीक का आरोपी जो है, और मोदी बता रहे हैं सब जेल में सड़ रहे हैं। पता नहीं मोदी जी कौन सी जेल में देख कर आए हैं, कहाँ देख के आए, पता नहीं पेशावर की देख के आए कि पठानकोट कहाँ की देख के आए, पता नहीं। मोदी तो दूरदृष्टि है ना उनकी, तो लंबाई देखते हैं। तो पेशावर की देख ली होगी, हाँ, ड्रोन भी रखे रहते हैं। यूएस की कहीं की देख ली होगी, कैलिफोर्निया की देख ली होगी, तो वहाँ मोदी जी देखते रहते हैं। लेकिन ये समीर जी, ये अब सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है। मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद हैं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो आप बिल लेकर आए, बिल तो पहले से था, तो सजा 1 साल से 10 साल कर दीजिए, चाहे फांसी की सजा कर दीजिए, तो इससे रुक जाएगा। जहां कमी है वहां आप करनी है। कल संजय राउत का भी हम लोगों ने सुनाया था कि ये बिल क्या करेगा। भाई पेपर लीक करने वाले आधे से ज्यादा जो महाराष्ट्र के 3 जिलों से ही हैं, और सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो कानून क्या करेगा वहां? 50 साल कर दीजिए और फिर लीक करेंगे और फिर सीबीआई उनको क्लीन चिट दे देगी। हो ही रहा है। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है कि पेपर लीक महाराष्ट्र में हो रहा है, पकड़ा जा रहा है बिहार का बीजेपी का कार्यकर्ता, तो ये क्या संबंध है? बिल्कुल, ये सारी चीजें सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं इस कानून को लेकर। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस कानून को, इसमें सजा बढ़ा देने से, इसमें जुर्माना बढ़ा देने से क्या कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन अब सरकार को लग रहा है कि अब पेपर लीक बिल्कुल रुक जाएगा। और अमलेदु जी जब 2024 में बना था ये कानून, तब भी यही दावा किया गया था कि अब कानून बना दिया गया है, अब पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी। तब तो समझिए राष्ट्रपति ने जो था अपने उसमें भाषण में कहा था दोनों सदनों के कि इतना सख्त कानून लेकर आ रहे हैं, पेपर लीक नहीं होगा। तो अब राष्ट्रपति आके क्या कहेंगी? मोदी ने तो कह दिया कि जो है, तो फिर कहेंगे कि अब और सख्त कर दिया गया। हाँ, झाल मूली खा के मोदी ने झाल बजा दी इंस्टाग्राम पे आके कि जेल में सड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा? बिल्कुल, इसको लेकर सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पहले मनोज झा को। परीक्षा भी लेते हैं। ये नया बिल जो कल लोकसभा में पास हुआ, आज राज्यसभा में टेबल होना है, क्या भविष्य में अब पेपर लीक नहीं होगा? नहीं, वो तो बिल के टाइटल को पढ़ लीजिए, क्या कहता है, प्रिवेंशन। It doesn't talk about elimination. But there is a difference between prevention and elimination. आप तो एक्नॉलेज करके चल रहे हो, इसके बावजूद होगा। असल में क्या है ना, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। 2-3 दिन आप लोग हमसे रिएक्शन लेंगे, 2-3 दिन टीवी में डिबेट चलेगा, लेकिन जो छात्रों की मूल मांग थी कि एजुकेशन के आर्किटेक्चर को आप कैसे देखते हो, तो समझ ही नहीं है उस आर्किटेक्चर की। सरकार कह रही है जब बिल पे बहस करनी थी तब विपक्ष भाग गई, अब आप कहाँ भाग गए भाई? विपक्ष तो आपको घेर के बैठा हुआ है, घिरे हुए हो चारों तरफ से, संसद के विपक्ष और सड़क के विपक्ष के समक्ष। तो कह रहे हैं कि विपक्ष कहां उससे भाग रहा है, वो तो है, चर्चा तो करा रहा है, लेकिन आप तमाम मुद्दों पर गिरे हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा कराने की आप अनुमति नहीं दे पा रहे हैं या उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, और उसके लिए स्पीकर आपसे बार बार अनुमति मांग रहे हैं। उन्हीं का कहना है कि जब सरकार, हमको सरकार से पूछना पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल उनका सरकार से पूछना पड़ता है। अभी तक नहीं किसी स्पीकर ने ये बात कही थी। स्पीकर ने अभी तक नहीं की थी। राहुल गांधी इसीलिए चले गए थे 7 लोग कल्याण हमारे प्रधानमंत्री आवास सारे सांसदों को लेकर कि भाई जब अगर ओम बिरला साहब पूछे उससे अच्छा हम ही जाके पूछ लें। ओम बिरला साहब का कष्ट थोड़ा कम कर दिया जाए कि भाई आपको प्रधानमंत्री से पूछना पड़े, तो हम ही जाके पूछ लेते प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री तब भी बाहर नहीं निकले। मतलब ऐसा डर क्या है प्रधानमंत्री को कि बाहर आकर आप सांसदों से भी नहीं मिल सकते? रोज उन्हीं से मिल रहे हैं। रोज तो नहीं मिलते, कभी कभी तो संसद में मिल ही लेते। हाँ कभी कभी मिल लेते हैं, लेकिन वो डर लगा होगा राहुल गांधी आके फिर वो जादू की झप्पी ना दे दें, ये भी हो सकता है डर लगाओ। तो जो भी डर हो, प्रधानमंत्री को डरने वाला नहीं। गांधी तो बुला के कहते हैं आइए दोनों लोग साथ में मीडिया से बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ ले। किसी हो सकता है पकड़ भी ले किसी दिन। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष हाँ तो ये हो सकता है इसी वजह से ना आते हो सामने और ना आ रहे हो। लेकिन समीर जी कीर्ति आजाद क्या कहते हैं, इसको भी सुना जाए। बिल्कुल सुन लेते हैं। कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या गारंटी दी कि लीक नहीं होगी? उन्होंने कहा कि हमने इतने पैसे 1 करोड़ बढ़ा के 10 करोड़ कर दिए, तुम 20 करोड़ कर दो। तुमने सजा की अवधि बढ़ा दी। सीबीआई ने जिनको चार्जशीट किया था उनका खास आदमी था संजीव मुखिया, 90 दिन में चार्जशीट नहीं दी, जो 24 में आपको याद होगा पेपर लीक हुआ था। उस आदमी को बरी कर दिया गया। जितनों के ऊपर केस हुआ 37 तो बरी हो चुके हैं। तो ये एंटी पेपर लीक क्या है? ये बेकार की बातें हैं। उन्होंने माना कि नहीं होगी लीक, उन्होंने ये कहा लीक होगी तो इतने पैसे लगेंगे, बढ़ जाएंगे, 10 गुना बढ़ गए। और आप बैन सिर्फ 4 साल की जगह 8 साल करोगे, यानी कि 9वें साल आकर के फिर कर ले। आप डिबार कीजिए, उनको निकालिए, टर्मिनेट करिए। और जो परिवार के नाम बदल देते हैं, कंपनी के नाम बदल देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो इनका बीजेपी का तो माल खाने का है। जो राम मंदिर की चंदा चोरी कर गए, वो तो चोरी पे चोरी किए जा रहे हैं। वोट चोरी की, चंदा चोरी की, पेपर लीक में चोरी की, कितनी चोरियां गिनाऊं इनकी। ये तो 3 अभी हैं ताजा ताजा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों को अंदर कर दिया उसका तथ्य आ गया ना सामने। जिनको ईडी ने अंदर कर दिया उससे 50 करोड़, 100 करोड़, 150, 200 करोड़ ले लिया, उसको छोड़ दिया। गौ मांस, गौ हमारी माता है, 14 साल के ऊपर उसको काट के खा सकते हो, यह बंगाल कहती है। बंगाल सरकार में शुभेंदु सरकार कहती है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है घर में खा लो। और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में, प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया था। वो वीट नहीं था, वीट में हम 5वें नंबर हैं। जो लोगों ने उसको भ्रम फैलाने की कोशिश की, बीफ में दूसरे नंबर पर हैं। तो ये वहां पर किस तरीके से कानून बनाना, ये कह रहे सीधे सीधे बकवास है, कोई मतलब नहीं है उसका कि आप उसको कानून बनाइए। 24 में भी बना था और क्या कुछ हुआ, उसके बाद से कितने पेपर लीक हुए। असली जो समस्या की जड़ है, और जड़ में एक चीज और भी है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो बिल्कुल नकारा संस्था है। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो गया, लेकिन एनटीए को भंग नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, कल तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि आरएसएस का कब्जा है शिक्षा मंत्रालय पे। तो आरएसएस का जब तक कब्जा रहेगा तब तक इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे। और ये समीर जी, तमाम छात्र जो हम लोगों ने देखे, तमाम विजुअल्स जो थे वो वायरल हुए, छात्र यही सब नारे लगा रहे थे कि इसके पीछे आरएसएस है, आरएसएस से निपटना जरूरी है। तो अब जो नई पीढ़ी है वो समझ गई है कि शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा जो है वो आरएसएस कर रहा है। तो ये चिंता का विषय आरएसएस के लिए होना चाहिए कि उनकी जो दादागिरी चल रही थी अभी मोदी जी की सरकार में, उसको ये जेनजी जो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ये भी समझ में आता है। बिल्कुल। और इसको लेकर क्या कह रहे हैं सीपीआई-एम के सांसद जॉन ब्रिटास, उनको भी सुनते हैं कि इस पेपर लीक का जो कानून है उसमें संशोधन करना ये कितना महत्वपूर्ण है, और पेपर लीक की जो पेपर लीक है वो कितना रुक पाएगा। सुन लेते हैं कितना प्रभावी है ये कानून। जॉन ब्रिटास को सुनते हैं। नो प्रॉब्लम इन हैविंग ए full-fledged discussion on this bill. But we are of the opinion that just merely passing legislation will not help to mitigate or salvage the situation. The entire edifice, the structure on which these written examinations are set is corrupt, inefficient, and there is no transparency. And even those people at the helm of these systems are not capable of dealing with that. So we would urge upon the government to restructure the system. For example, the ecosystem. 1.4 lakh crore worth coaching industry.
कह रहे हैं जॉन ब्रिटास सीपीआईएम के सांसद कि हमें इस बिल पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि सिर्फ कानून पास करने से हालात को सुधारने या समस्या को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। पूरा सिस्टम यानी वो ढांचा जिस पर ये लिखित परीक्षाएं आधारित हैं भ्रष्ट और अक्षम है और उसमें पारदर्शिता की कमी है। हम सरकार से सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने का आग्रह करेंगे। वे बस एक दिखावा करना चाहते हैं और असल मुद्दे को छिपाना चाहते हैं। वही बात है जो अभी कीर्ति आज़ाद कह रहे थे या फिर मनोज झा कह रहे हैं, और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो बयान था संसद में जॉन ब्रिटास कि अगर अमित शाह को छात्रों पर हुई गोलीबारी या बर्बर हमले के बारे में पता नहीं था तो वे दिल्ली पुलिस की कमान संभालने के लायक नहीं है। अगर उन्हें पता था और वे इसमें गहराई से शामिल थे तो वे भी दोषी हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में उन्हें संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। और दिल्ली पुलिस का आप कमिश्नर अचानक बदल देते हैं, आप वहीं बैठे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है, कैसे आप उससे डिनाई कर सकते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है हमले? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी कि आप कैसे मना कर सकते हैं, और अगर आप मना कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए आपकी अक्षमता है जी। ये तो और सभी ये कहने विपक्ष पूछा है और इसीलिए शायद अमित शाह जी आ नहीं पा रहे, चूंकि अभी तक तो चाणक्य थे, लौह पुरुष थे। तो अगर चाणक्य तो लौह पुरुष थे तो या तो स्वीकार करो कि तुमने चलवाई गोली, और तुमने अगर नहीं चलवाई तो अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई, तुम्हारे बिना कैसे चल गया, तो इसको जवाब दो। अफसरों पर कार्रवाई करते तो अफसर जो है नाराज हो जाएंगे कि हम पे कार्रवाई कर रहे हो, हमने तुम्हारा आदेश माने था, यानी अब फंसा भी नहीं सकते। लेकिन जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का हम लोगों ने बयान सुनवाया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना है। इसका मतलब कि तैयार किया जा रहा है, इसीलिए सदन में आने से बच रहे हैं कि पहले किसी अफसर को बली का पकड़ा और तैयार कर लिया जाए कि उसने चलवाया था। तो ये भी हो सकता है समीर जी, बहुत सारी चीजें इसको लेकर। बिल्कुल, जैसे अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले एनटीए के 47 अफसरों को निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। ये हुआ कि किसी तरीके से बच जाए, लेकिन बच नहीं पाए धर्मेंद्र प्रधान। गृह मंत्री का भी बच पाना बड़ा मुश्किल है अमलेंदु जी। अब ये अलग बात है कि इस्तीफा प्रधानमंत्री उनसे ना ले पाए, लेकिन सदन में आकर उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है और उसको लेकर अड़ा हुआ है, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है। इस तरह की अगर घटनाएं होती रहीं और पुलिस के साथ यहाँ पर एक पैरेलल एक प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट पुलिस तैयार कर दी जाए जो कहीं किसी लिए जिम्मेदार ना हो, तो ये बहुत गंभीर मसला है कि इससे तो आप किसी आंदोलन को होने ही नहीं देंगे। और पूरी कोशिश की गई इस आंदोलन को भी कैसे वहाँ पर षड्यंत्र करने की, दबाने की या उसको किसी तरीके से उसको डिफेम करने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल समीर जी, इसको लेकर कोई कामयाबी मिली नहीं और ये समझा जा सकता है कि सरकार बुरी तरीके से इसमें फंसती दिखाई पड़ रही है। और पूरे देश भर में छात्र युवा जो हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर चलवाई क्यों आपने गोली, इसको लेकर सवाल समीर जी उठ रहे हैं। और इसके बाद जब जो पुलिस कार्रवाई हो रही है इसको लेकर तो और भी सवाल हो रहा है कि आप क्या इस तरीके से पूरे देश भर में छात्रों की आवाज़ को आप दबा देंगे? क्या आप पुलिस के दम पर जो है शासन करेंगे? जनता ने तो आपको मैंडेट दिया ही नहीं, लेकिन आप जो है पुलिस के दम पर, पुलिस की गुंडागर्दी के दम पर जो आप शासन करना चाहेंगे, ये लेकर सवाल उठा। ये सवाल है, ये गंभीर सवाल है, इसीलिए बार बार इस पर जो विपक्ष अड़ा हुआ है कि इस पर गृह मंत्री बयान दें, इस्तीफा दें, क्योंकि वो दोषी हैं। यही बात अभी सीपीएम के सांसद भी कह रहे थे, जॉन ब्रिटास। राहुल गांधी ने सदन में ये बात कही है। लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस पर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों संसद में नहीं आ रहे हैं। इस और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम लोगों ने आपको दिखाई कि कैसे ये पूछा जा रहा है कि किसके आदेश पर ये सब कुछ हुआ। लेकिन संसद परिसर में, संसद के भीतर बहुत सारी और भी राजनीतिक गतिविधियां होती रही हैं। एक दिलचस्प गतिविधि भी आज वहां पर दिखाई पड़ी है जब इंडिया गठबंधन के ही विपक्षी सांसदों के बीच कुछ वार्तालाप हुआ है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, हुआ ये कि जो कल्याण बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद, उनको निलंबित कर दिया गया है लोकसभा में। वो बाहर खड़े होकर बाहर घूम रहे हैं, गले में लटकाए हुए पट्टा कि 20 गद्दार अंदर हैं और मैं बाहर हूँ, ये करके तो वो कर रहे थे। प्रियंका गांधी उसी समय जो थी वहाँ से निकली और उनके बीच जो वार्तालाप हुआ ये काफ़ी कुछ संकेत दे रहा है। और सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या अब ये टीएमसी कांग्रेस में विलय की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से बातें हुई हैं वो क्या है, हम लोग देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से वार्तालाप हो रहा है वहाँ पर कल्याण बनर्जी और प्रियंका गांधी के बीच। और भी कई नेता वहाँ पर मौजूद हैं, देखते हैं। कल्याण सर इधर कर दिया, फिर लीजिए थोड़ा सा साइड हो, वो लोग अभी आपको दिया है।
मेरे लिए हो गया, अभी आपको लिया है। बहुत अच्छा बोला कल, परसों, परसों राहुल जी भी अच्छा बोला। राहुल जी को जो प्लेस दिया, लेकिन आपको कांग्रेस। कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? ये 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार? 20 गद्दार कहाँ है 20 गद्दार? ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठा है। क्या होना चाहिए इन गद्दारों में? इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए, इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए। हम लोग तो डिफेक्शन नहीं करना चाहिए। लोगों ने 2-3 आदमी तो चला गए, और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तो दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को सबसे ज्यादा राजीव जी बहुत। आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक्ट एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोजा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। का भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया, तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब उसको दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है। तो ये बहुत जो वार्तालाप हो रहा है, और कल्याण बनर्जी, अमलेंदु जी वो पोस्टर लिए हुए हैं, लेकिन ना तो बांग्ला में ना इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन जो बातें हो रही हैं बड़ी दिलचस्प हो रही हैं। बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं। उनसे कहा गया कि भाई आप जो है उन्हें कांग्रेस से टीएमसी में ले गए थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि दीदी को आप कांग्रेस से टीएमसी में ले गए थे। तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को 1997 में कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। तो प्रियंका ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा ममता बनर्जी को बढ़ावा दिया। इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा हाँ, मैं आपसे इस बात को लेकर सहमत हूँ। सही भी है, और ये सही भी है कि राजीव गांधी के समय वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उसी समय आगे बढ़ी। प्रणब मुखर्जी से उनके विवाद थे, और अजीत पांडा जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहे, उनसे विवाद काफी ज्यादा हुआ था। और उनसे विवाद में ही इन्होंने अलग टीएमसी बनाई थी। 97 तक सोनिया जी के पास कांग्रेस नहीं थी, सीताराम केसरी के पास कांग्रेस थी। तो तब तक वो बन चुके थे, मतलब अलग हो चुकी थी। ये वो दौर था कि कई कांग्रेस के दिग्गज जो है वो बाहर हो रहे थे। एनडी तिवारी हो, चाहे अर्जुन सिंह हो। अर्जुन सिंह थे, कई सब बाहर हुए। उसके बाद फिर वापसी भी शुरू हो गई थी कई लोगों की। तो ये है, नरसिंह राव का समय वो रहा होगा, तो जो आपके विवाद से शुरू होंगे, तो एक लंबी कहानी है। लेकिन वो ये प्रियंका गांधी जब कहा कि ममता बनर्जी को राजीव जी ने बहुत आगे बढ़ावा दिया, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि हाँ, मैं भी यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। बिल्कुल, यानी वो सीधे कह रहे हैं कि हम सब कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं। यानी अभी इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, चूंकि बिहार में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ही, नतीजों के बाद ही ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा। खैर, ये संकेत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही है कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही सदन का सामना नहीं कर रहे हैं, संसद का सामना नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, बर्बरतापूर्ण तरीके से, उस पर आकर उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं जवाब कब देते हैं। अब रहेगी इन सब पर नजर। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।